हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जो है वो रेगुलरली मिलती रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस क्रिएशन से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्टर टेबल, उसका प्रोसेस के साथ क्या लिंक है, उसका क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम जो है वो डूप और डूप टू जो कि सिस्टम कॉल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूज़ की जाती हैं डिस्क्रिप्टर टेबल की एंट्रीज को स्वैप करने के लिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए जो हम पाइप यूज़ किया जाता है उस पर हम जो है ना वो डिस्कशन करेंगे। तो हम आज का लेक्चर जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो प्रोसेस का डिस्क्रिप्टर टेबल जो है वो क्या होता है। जब भी एक प्रोसेस क्रिएट होता है तो उसके साथ एक उसका सेपरेट डिस्क्रिप्टर टेबल जो है ना वो क्रिएट कर दिया जाता है। उस डिस्क्रिप्टर टेबल की जो है वो विजुअल जो है वो कुछ इस तरह का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हर प्रोसेस के लिए एक सेपरेट डिस्क्रिप्टर टेबल क्रिएट करता है और उस डिस्क्रिप्टर टेबल की जो पहली एंट्री होती है वो डिस्क्रिप्टर 0 से रिप्रेजेंट की जाती है और उसमें ओबियसली कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि उसका पर्पस क्या है, वो इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है और उसका POSIX नेम जो है वो STDIN जो है फाइल नंबर है। सो इस और इसी तरह डिस्क्रिप्टर नंबर एंट्री 1 जो होती है वो स्टैंडर्ड आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, std out अंडरस्कोर फाइल नंबर इसका POSIX नेम है। और इसी तरह जो डिस्क्रिप्टर नंबर 2 है ये स्टैंडर्ड एरर को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है और इसकी जो POSIX नंबर जो है ना वो ये है। अब इन तीन एंट्रीज के अलावा और भी एंट्रीज डिस्क्रिप्टर टेबल में होती हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट है OS हमें जो अलाउ करता है वो ये करता है कि किसी भी डिस्क्रिप्टर टेबल की थ्री एंट्रीज है, यानी कि ये 0, 1 एंड 2, इनको हम जो है वो स्वैप कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। प्लस वो डिस्क्रिप्टर एंट्रीज जो हम जो है वो प्रोग्रामिंग में खुद क्रिएट करते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे कि अगर हम कोई डिस्क्रिप्टर एंट्रीज इस डिस्क्रिप्टर टेबल में क्रिएट करना चाहें तो हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन डिस्क्रिप्टर एंट्रीज का पर्पस क्या है। अगर जो स्टूडेंट सी प्रोग्रामिंग या सी आउट प्रोग्रामिंग जो है ना वो करते रहे हैं उनको आइडिया होगा कि जब भी वो सी आउट या सी इन सी प्लस प्लस में या सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट एफ और स्कैन एफ का इस्तेमाल करते हैं तो इन दोनों का पर्पस क्या है। जैसे कि सी की अगर हम बात करें, सी लैंग्वेज की बात करें, तो प्रिंट एफ जो है वो किसी भी मैसेज को कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। और स्कैनफ जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा है छोटा सा जो सी आउट प्रिंट एफ और स्कैन एफ दोनों कर रहा है, तो प्रिंट एफ जैसे ही कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो ओएस क्या करता है कि ओएस उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्टर टेबल है, उस जिसकी शेप कुछ इस तरह की होगी जो आपके सामने है अभी, उसमें वो जाएगा डिस्क्रिप्टर नंबर 1 के ऊपर, क्योंकि 1 रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड आउटपुट। तो प्रिंट एफ बेसिकली क्या करता है, एक स्टैंडर्ड आउटपुट जनरेट करता है। तो वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्टर टेबल में 1 पे जाएगा और 1 के अगेंस्ट जो भी आउटपुट स्ट्रीम होगी उसको यूज करते हुए वो मैसेज जो प्रिंट एफ के अंदर पास किया गया होगा उसको डिस्प्ले कर देगा उस स्ट्रीम के ऊपर जो कि std आउट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसी तरह किसी प्रोग्राम के अंदर अगर scanf यूज किया जाएगा जो कि इनपुट के लिए होता है, तो ओएस क्या करेगा कि उस इंफॉर्मेशन के उस प्रोसेस के कोरस्पॉन्डिंग जो उसका डिस्क्रिप्टर टेबल होगा उसमें 0 एंट्री पे चूंकि इनपुट होती है स्टैंडर्ड इनपुट, तो वो 0 एंट्री के अगेंस्ट जो भी इनपुट स्ट्रीम होगी वहां से जो है ना वो अपनी इनपुट लेना स्टार्ट कर देगा। तो इसी तरह अगर आपने सी प्रोग्राम के अंदर कोई एरर स्ट्रीम जो है ना वो यूज की हुई है, तो फिर ओएस क्या करेगा कि ओएस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिस्क्रिप्टर एंट्री 2 है उसको पिक करेगा और उसके अगेंस्ट जो भी एसटीडी एरर स्ट्रीम है उसको उसके ऊपर जाके वो एरर जो है ना वो डिस्प्ले कर देगा। तो बेसिकली क्या है कि हर प्रोसेस का जो है ना वो अपना डिस्क्रिप्टर टेबल होता है और उस प्रोसेस के अंदर जो जो स्टेटमेंट्स आप यूज करते हैं, नॉर्मली प्रिंट एफ, स्कैन एफ, तो ओएस जो है वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्टर टेबल में जाके उसके अगेंस्ट उसकी डिस्क्रिप्टर एंट्री के अगेंस्ट जो भी स्ट्रीम होती है उस पर जाके वो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो प्रोवाइड कर देता है। अब ओएस जो है वो हमें अलाउ करता है कि हम जो है वो इन डिस्क्रिप्टर एंट्रीज को, स्पेशली इन डिस्क्रिप्टर एंट्रीज को यानी कि 0 को, 1 को और 2 को चेंज कर सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर हम इनका डिफॉल्ट जो बिहेवियर है, यानी कि 0 का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि ये कमांड लाइन पे यूजर से इनपुट लेना स्टार्ट कर देगा, 1 का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि ये कमांड लाइन पे आउटपुट करना स्टार्ट कर देगा और 2 का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि ये कमांड लाइन पे एरर आउटपुट जो है ना वो जनरेट करना शुरू कर देगा। तो अगर हम ये चाहें
कि हम अगर printf की स्टेटमेंट यूज करें जो कि जिसका डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि वो कमांड लाइन पे आउटपुट करेगा, तो हम अगर ये चाहते हैं कि हम एक फाइल ओपन करें और बजाय ये कि यूज़र जो है वो जो भी हम printf की स्टेटमेंट में लिखें वो टर्मिनल पे या कमांड लाइन पे आउटपुट होने की बजाय उस फाइल में लिखना शुरू कर दें, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टर एंट्री 1 जो है जो कि हमारी आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी जो std आउटपुट स्ट्रीम जो है उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। आप अज्यूम कर लें कि उस फाइल के पॉइंटर के साथ, तो अगर हमने कोई आउटपुट फाइल में करवानी है बजाय इसके के कमांड लाइन से, तो हम उस फाइल का अगर पॉइंटर यहाँ पर std आउट की जगह पे प्लेस कर दें, तो जब भी प्रोग्राम में printf की स्टेटमेंट लिखी जाएगी तो वो OS जो है वो जब उसके डिस्क्रिप्टर टेबल के अंदर आएगा तो उसको जो है वो उस std आउट का पॉइंटर नहीं मिलेगा बल्कि फाइल का पॉइंटर मिलेगा। तो वो क्या करेगा, वो printf की स्टेटमेंट std आउट की बजाय उस फाइल में डंप करना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर हम इनपुट की बात करें तो scanf के अंदर अगर हमने कोई इनपुट की हुई है, तो अगर हम चाहें तो अगर हम चाहें कि हम इनपुट जो है वो कमांड लाइन की बजाय किसी फाइल से करवाना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके कोरस्पॉन्डिंग जो जीरो डिस्क्रिप्टर एंट्री है जो कि इनपुट को रिप्रेजेंट कर रही है उसके std इन को रिप्लेस करना पड़ेगा उस फाइल के पॉइंटर से जहां से आप जो है ना वो इनपुट करवाना चाह रहे हैं। तो जब भी प्रोग्राम में scanf की स्टेटमेंट यूज की जाएगी तो OS जो है वो जब उसके कोरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्टर टेबल में आएगा तो उसको जीरो एंट्री के अगेंस्ट जो है वो std इन की जगह जो बाय डिफॉल्ट है उसकी जगह उस फाइल का पॉइंटर मिलेगा, तो वो उस फाइल में से जो है ना वो इनपुट लेना स्टार्ट कर देगा। तो ये बेसिकली जो है वो कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं जो OS हमें अलाउ करता है। और अब ऑब्वियसली जो है वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सिस्टम कॉल जो है ना उनकी ज़रूरत होती है। हमें इसके लिए कोई कोड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम कॉल्स इसके लिए अवेलेबल हैं। तो अगर हमने डिस्क्रिप्टर टेबल में कुछ एंट्रीज को जो है ना वो चेंज करना हो, तो उसके लिए हमें OS जो है वो दो सिस्टम कॉल जो है ना वो प्रोवाइड करता है, एक डूप है और एक का नाम जो है वो डूप2 है। अब ये दोनों जो है ना वो थोड़े से डिफरेंट हैं। डूप क्या करता है कि डूप जो है वो बेसिकली एक डिस्क्रिप्टर एंट्री जो कि डिस्क्रिप्टर टेबल में से होगी वो एज अ पैरामीटर लेता है और उसकी कॉपी जो है ना वो एक उसी डिस्क्रिप्टर टेबल के अंदर जो है ना वो जनरेट कर देता है और वो आपको रिटर्न कर देता है। डूप टू बेसिकली जो है वो ज़्यादा फंक्शनल है क्योंकि ये जो है वो दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर वो डिस्क्रिप्टर होता है जिसकी कॉपी जो है वो आपने करवानी है, और दूसरा वो डिस्क्रिप्टर एंट्री है जहां पर आपने पहले वाले की कॉपी जो है ना वो पेस्ट करवानी है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है वो लेट्स से अगर मेरे प्रोग्राम में printf की स्टेटमेंट है, तो बाय डिफॉल्ट ये printf की स्टेटमेंट क्या करेगी कि ये हेलो का मैसेज जो है ना वो कंसोल पे प्रिंट कर देगी। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जब भी मैं printf करूँ तो ये कंसोल में प्रिंट करने के बजाय किसी फाइल में डंप कर दे, तो मैं इस printf से पहले एक फाइल ओपन करूंगा यूजिंग f ओपन। जो फाइल एंडिंग सी में करते होंगे उनको आइडिया होगा कि मैं f ओपन करके एक फाइल जो है ना वो उसके पैरामीटर यहाँ पे पास करके उसको ओपन कर सकता हूँ। अगर ये फाइल करेक्टली ओपन हो गई, क्रिएट हो गई, तो जिस प्रोग्राम में मैंने ये कोड लिखा होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो डिस्क्रिप्टर टेबल है उसमें एक नई एंट्री जो है ना वो मेरे फाइल डिस्क्रिप्टर के लिए क्रिएट कर दी जाएगी। सो हम अज्यूम करते हैं कि उस डिस्क्रिप्टर एंट्री का नाम जो है वो 3 है और यहाँ पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स आ जाएंगे। तो अब अगर मैं जो है वो ये चाह रहा हूँ कि मैं जब भी printf करूँ तो वो हेलो जो है वो मेरे कंसोल पे प्रिंट करने की बजाय जो है वो इस फाइल में प्रिंट करे जो जिसको भी जो है ना वो मैंने क्रिएट किया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे printf से पहले मुझे जो है वो डूप2 कॉल करना पड़ेगा। सो मैं लिख दूंगा यहाँ पर डूप2 और इसके जो पैरामीटर्स में मैं सबसे पहले वो डिस्क्रिप्टर रखूंगा जिसको मैं कॉपी करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि printf की ये जो स्टेटमेंट है ये फाइल में जाए। तो इसलिए मुझे क्या करवाना पड़ेगा कि जो फाइल का डिस्क्रिप्टर है जैसे कि नंबर 3 है उसको मुझे कॉपी करवाना है, और बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर क्या है, ये आउटपुट करता है कंसोल के ऊपर, यानी कि 1 वाला डिस्क्रिप्टर यूज करता है। तो अगर मैं 3
को कॉपी करवा दूं 1 वाले डिस्क्रिप्टर के ऊपर, यानी कि 3 की जो भी पॉइंटर होगा मैं अगर कॉपी करवा दूं 1 वाले पे, जब भी मैं प्रिंट एफ करूंगा तो प्रिंट एफ जो है वो हेलो के लिए जब ओएस जब उसके डिस्क्रिप्टर टेबल में जाएगा तो वो 1 को एक्सेस करेगा और 1 के अगेंस्ट उसको जो है वो एसटीडी आउट नहीं मिलेगा, बल्कि उस फाइल का हैंडल जो है ना वो मिलेगा। तो फिर ये क्या करेगा कि वहाँ टर्मिनल पे डिस्प्ले करने के बजाय उस फाइल में डंप कर देगा। तो इस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए मुझे डूब 2 में पहले 3 पास करना पड़ेगा, यानी कि मैं जिस डिस्क्रिप्टर को कॉपी करवाना चाह रहा हूँ और नेक्स्ट जहाँ पर मैं कॉपी करवाना चाह रहा हूँ जो कि 1 है। तो ये डूब 2 मेरे लिए क्या करेगा, प्रिंट एफ से पहले कि जो फाइल का डिस्क्रिप्टर नंबर है, लेट्स से हम कहते हैं कि ओएस ने उसको 3 जनरेट किया है, तो मैं 3 को 1 पे रिप्लेस करवा रहा हूँ। तो जब डूब 2 की कंडीशन या सिस्टम कॉल जो है वो करेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो उसके बाद जो आपका डिस्क्रिप्टर टेबल है उसमें एसटीडी आउट जो है वो खत्म हो चुका होगा और यहाँ पर फाइल जो है ना वो उसका हैंडल नजर आ रहा होगा। यही वजह है कि जब इसके बाद प्रिंट एफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आपको हेलो कंसोल पे प्रिंट होता हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि किसी फाइल में डंप होता हुआ नजर आएगा। तो ये डूप और डूप 2 की जो है ना वो बेसिकली क्विकली जो है ना वो एक फंक्शनैलिटी का इंट्रोडक्शन था। अब हम जो है वो देख लेते हैं कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है ना वो कैसे अचीव की जा सकती है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बेसिकली दो डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान अगर आपने कोई मैसेज पासिंग करनी हो या आपने उनको उनके दरमियान कोई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करनी हो, उसके लिए आप जो है ना वो किसी न किसी टेक्निक को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। उस टेक्निक का नाम जो है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है और इसको अचीव करने के लिए मल्टीपल वेज हैं, जिनमें से एक तरीका जो है वो है ऑर्डिनरी पाइप्स। ऑर्डिनरी पाइप्स बेसिकली आप दो डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए जो है ना वो बिल्ड करते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन होती है कि जो दो प्रोसेसेस के बीच में आपने अगर एक पाइप बनाना है फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन, तो दोनों प्रोसेस का जो आपस में रिलेशन है वो पेरेंट चाइल्ड का होना लाजमी है। दो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस के बीच में भी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन उसके लिए फिर आपको नेम पाइप का जो है ना वो सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दो प्रोसेसेस के बीच में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करवाने के लिए आप जो पाइप बिल्ड करते हैं उसको ऑर्डिनरी पाइप कहते हैं और इसके लिए ये कंडीशन है कि दोनों प्रोसेस के दरमियान पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होना लाजमी है। तो यही वजह है कि जब भी पाइप क्रिएट किया जाएगा उसके साथ जो है ना वो आपको पता है कि जो एक प्रोग्राम के अंदर जब चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना तो उसके लिए हम फोर्क की सिस्टम कॉल जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो अब हम गो थ्रू कर लेते हैं कि जो है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि जब भी एक प्रोसेस क्रिएट होता है तो उस प्रोसेस का एक सर्टन जो है ना वो डिस्क्रिप्टर टेबल जो है ना वो उसके साथ बिल्डअप हो जाता है। तो जब प्रोसेस क्रिएट हो जाता है तो उसका एक डिस्क्रिप्टर टेबल भी क्रिएट हो जाता है। तो अगर आपने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अचीव करनी है तो उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होगी। एक, आपको वो पाइप चाहिए होगा जिसके ज़रिए आप दूसरे प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकें, और दूसरा आपको एक और प्रोसेस चाहिए होगा जिसके साथ आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको एक पाइप क्रिएट करना पड़ेगा। तो पाइप क्रिएट करने के लिए जो है वो पाइप की सिस्टम कॉल यूज़ की जाती है। पाइप की सिस्टम कॉल जो है वो बेसिकली कुछ इस तरह की जाती है। पाइप और उसके पैरामीटर में जो है वो एक एरे पास की जाती है जिसका साइज जो है वो 2 होगा। इसकी वजह ये है कि चूंकि ओएस जो है वो एक पाइप जो है वो क्रिएट करता है और पाइप का हम सब जानते हैं कि एक रीड एंड होता है और एक राइट एंड होता है, यानी कि पाइप एक नॉर्मल पाइप की तरह एक तरफ से इंफॉर्मेशन जा रही होगी, दूसरी तरफ से जो है ना वो एग्जिट हो रही होगी। तो जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है उसको हम राइट एंड कह लेंगे और जहाँ से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो रही है उसको हम रीड एंड कह लेंगे। तो चूंकि हर पाइप के दो एंड होते हैं इसलिए जो भी आप एरे यूज करेंगे उसके दो उसका साइज जो है ना वो 2 होगा। तो पाइप की जो सिस्टम कॉल है वो बेसिकली टू इंडेक्स की एरे जो है ना वो एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करे। पाइप की सिस्टम कॉल को इन्वोक करने से पहले एक टू इंडेक्स या टू साइज की एरे जो है ना वो एफडी के नाम से जो है ना वो डिक्लेयर कर लेंगे और इसकी टाइप जो है ना वो इंट होगी। तो जब भी हम पाइप की सिस्टम कॉल इम्प्लीमेंट करेंगे या एग्जीक्यूट होगी, तो अगर ये सक्सेसफुली पाइप बिल्ड हो जाता है तो जो ओएस है वो पाइप के एफडी जो अभी हमने एरे पास की है उसके जीरो इंडेक्स पे, एफडीएस के जीरो इंडेक्स पे जो है वो उस पाइप का रीड एंड का पॉइंटर जो है ना वो पास कर देगा और इसकी एंट्री जो है ना वो उस प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्टर टेबल में कर देगी।
तो डिस्क्रिप्टर टेबल की जो इस टाइम पे सिचुएशन होगी वो कुछ इस तरह होगी कि उसकी फर्स्ट एंट्री जो है वो 0 होगी, यानी कि उसकी स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम को पॉइंट कर रहा होगा। सेकंड एंट्री उसकी 1 जो कि आउटपुट स्ट्रीम को पॉइंट कर रहा है। थर्ड एंट्री उसकी 2 जो कि एसटीडी एरर स्ट्रीम को पॉइंट कर रहा है। और जो नेक्स्ट अवेलेबल उसकी एंट्री होगी लेट्स से 3, वो आपके फाइल के पाइप के जो है वो रीड एंड को पॉइंट कर रहा होगा, FDS 0 को पॉइंट कर रहा होगा। और उसी के साथ साथ चूंकि पाइप का राइट एंड भी है, तो आपके डिस्क्रिप्टर टेबल में एक और एंट्री हो जाएगी जिसका ID 1 होगा और उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा FDS 1 जो कि पाइप के राइट एंड को जो है ना वो पॉइंट कर रहा होगा। तो जब भी प्रोग्राम में पाइप की सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगी तो OS जो है वो पाइप की सिस्टम कॉल के अंदर जो भी एरे का नाम पास किया जाएगा ऑफ साइज 2, उसके 0 इंडेक्स पे हमेशा पाइप का रीड एंड होगा, यानी कि उसका पॉइंटर होगा, और 1 इंडेक्स पे उसका पाइप का राइट एंड का पॉइंटर होगा। तो ये हमेशा ऐसे ही होगा। आप इस एरे का नाम चेंज कर सकते हैं लेकिन इसका साइज 2 ही रहेगा। जब आप इस सिस्टम कॉल को यूज करेंगे पाइप, तो फिर वो एरे की वैल्यू जो है ना वो ऐसे फिल हो जाएंगे और आपका डिस्क्रिप्टर टेबल जो है ना कुछ ऐसे नजर आ रहा होगा। अब जब आपने पाइप क्रिएट कर दिया तो अब आपने जाहिर बात है पाइप जो किया है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए किया है, तो उसके लिए आपको एक और प्रोसेस क्रिएट करना पड़ेगा। और ऑर्डिनरी पाइप की कंडीशन जो है वो यही है कि पेरेंट चाइल्ड दोनों प्रोसेस के बीच में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना चाहिए, और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको फोर्क सिस्टम कॉल का सहारा लेना पड़ेगा। सो फोर्क सिस्टम कॉल क्या करती है, उसी पेरेंट का एक चाइल्ड प्रोसेस जो है ना वो क्रिएट कर देती है। तो इस पाइप को क्रिएट करने के बाद जैसे ही आप फोर्क कॉल करेंगे तो फोर्क क्या करेगा, पेरेंट प्रोसेस का जो डिस्क्रिप्टर टेबल है उसकी रेप्लिका जो है वो जो नया चाइल्ड प्रोसेस वो बनाएगा उसके लिए जो है ना वो उसमें जाके कॉपी कर देगा। यानी कि फोर्क सिस्टम कॉल चूंकि एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है, तो चाइल्ड प्रोसेस जब क्रिएट होगा तो उसका एक डिस्क्रिप्टर टेबल भी क्रिएट होगा। तो फोर्क कॉल जो है वो पेरेंट प्रोसेस के डिस्क्रिप्टर टेबल की जो एंट्रीज होंगी वो चाइल्ड प्रोसेस के डिस्क्रिप्टर टेबल में एज इट इज कॉपी कर देंगी। तो इस फोर्क के बाद पहले आपने पाइप क्रिएट किया और उसके बाद जब आपने फोर्क किया तो पेरेंट प्रोसेस का डिस्क्रिप्टर टेबल जो है कुछ ऐसे नजर आ रहा होगा और चाइल्ड प्रोसेस का डिस्क्रिप्टर टेबल कुछ ऐसे नजर आ रहा होगा। अब चूंकि पेरेंट प्रोसेस के डिस्क्रिप्टर टेबल में 0, 1, 2 तो स्टैंडर्ड थी, लेकिन उसकी जो डिस्क्रिप्टर एंट्री 3 एंड 4 है वो बेसिकली एक पाइप को पॉइंट कर रही थी, उसके रीड और राइट एंड को। तो जब यही वैल्यूज जब चाइल्ड प्रोसेस में कॉपी हो जाएंगी तो चाइल्ड में भी एक रीड का डिस्क्रिप्टर क्रिएट हो जाएगा और एक राइट का डिस्क्रिप्टर क्रिएट हो जाएगा जो उसी पाइप को पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि पेरेंट प्रोसेस के डिस्क्रिप्टर एंट्रीज चाइल्ड प्रोसेस के डिस्क्रिप्टर टेबल के एंट्रीज में कॉपी हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि पेरेंट प्रोसेस में जो पाइप का रीड का डिस्क्रिप्टर और राइट का डिस्क्रिप्टर जहां पॉइंट कर रहा था, चाइल्ड का प्रोसेस भी अब वहीं पॉइंट कर रहा है। तो जब ये लिंक आपका एस्टेब्लिश हो गया, अब आप जो है ना वो अपने प्रोग्राम के अंदर पेरेंट प्रोसेस से इस पाइप के ऊपर जब राइट करेंगे तो चाइल्ड प्रोसेस भी चूंकि उसी पाइप पे पॉइंट कर रहा है तो वो उस पाइप से रीड कर सकता है जो पेरेंट राइट कर रहा है। और इसी तरह अगर चाइल्ड जो है वो उस पाइप पे राइट करता है तो पेरेंट भी चूंकि उसी पाइप पे पॉइंट कर रहा है तो वो उसी पाइप से वो डेटा रीड कर सकता है जो चाइल्ड ने अभी राइट किया। तो इस तरह जो है वो दो रिलेटेड प्रोसेस के बीच में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है ना वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। अब इस चीज़ को जो है वो प्रैक्टिकली देखने के लिए हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं और उसका कोड जो है ना वो उसको डिटेल में जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट अटेम्प्ट्स टू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग यूनिक्स शेल कमांड पाइपलाइन। सो ये हमारी जो है वो यूनिक्स शेल कमांड है जिसको हम जो है वो प्रोग्रामिंग के जरिए एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। सो इस कमांड को थोड़ा सा देख लेते हैं ये करती क्या है। बेसिकली अगर हम इस कमांड को यूनिक्स पे रन करें तो ये कमांड पहले क्या करेगी, एलएस का मतलब है लिस्ट डायरेक्टरी, तो करंट डायरेक्टरी जितनी फाइल्स हैं वो लिस्ट कर देगी। अब हमने चूंकि यहाँ पर पाइप साइन यूज किया है तो ये जो एलएस का आउटपुट है वो टर्मिनल पे डिस्प्ले नहीं करेगी बल्कि पाइप के ऊपर राइट कर देगी। और उसके बाद हमने जो है वो सॉर्ट -r की कमांड यूज की है। ये बेसिकली क्या कर रही है कि एलएस की जितनी भी आउटपुट है वो सॉर्ट कमांड को इनपुट की जाएगी और ये उसको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर देगी, R फॉर रिवर्स। और हमने चूंकि बीच में पाइप यूज किया है तो एलएस की आउटपुट पाइप पे राइट की जाएगी और सॉर्ट जो है वो उसी पाइप से रीड कर रहा है और उसके बाद उसको सॉर्ट कर रहा है और जो भी इसकी आउटपुट होगी वो ग्रेटर देन साइन मतलब रीडायरेक्ट करवा रहा है output.txt एक फाइल को। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एलएस की जो आउटपुट है वो सॉर्ट को एज एन इनपुट जा रही है और सॉर्ट उसको जब रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करेगा तो जो भी आउटपुट इसकी जनरेट होगी वो उसको रीडायरेक्ट करवा रहा है
output.txt फाइल नाम से, यानी कि उसको टर्मिनल पे नहीं दिखाएगा। तो जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे यूनिक्स के अंदर, उसके बाद आप देखेंगे तो एक output.txt फाइल नाम क्रिएट हो चुकी होगी, जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होगी जो इस कमांड ने जो है ना वो आउटपुट जनरेट की है। अब हम देख लेते हैं कि हम जो है वो ls पाइप सॉर्ट -r ग्रेटर देन output.txt, यानी कि ये जो कमांड है जो भी हमने डिस्कस की थी, उसकी कोडिंग जो है ना वो कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स हैं जो कि यूनिक्स की जो है ना वो आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी सी के प्रोग्राम के लिए। सो हम डायरेक्टली मेन के फंक्शन में अगर हम जाएँ तो सबसे पहले चूँकि हम यहाँ पर एक सिंगल पाइप यूज़ कर रहे हैं, तो हमें जो है वो एक पाइप का जो साइज़ 2 की एरे जो है ना वो एक डिक्लेयर करनी पड़ेगी, जिसको हम पाइप के सिस्टम कॉल के अंदर जो है ना वो एज अ पैरामीटर पास करेंगे, जो कि हमें रीड और राइट के डिस्क्रिप्टर जो है ना वो ओएस जिसमें हमें रिटर्न करवाएगा। उसके लिए हमें जो है वो डिस्क्रिप्टर जो है ना वो उसकी एरे जो है ना वो डिक्लेयर करनी है। मैंने उसको ये नाम दे दिया है पाइप ls सॉर्ट। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन यही है कि उसका साइज़ 2 होना चाहिए। उसके बाद अब आप जो है ना वो अपना एक पाइप क्रिएट कर सकते हैं। पाइप सिस्टम कॉल के ज़रिए उसके पैरामीटर में आप ये जो एरे आपने डिक्लेयर किया उसको पास कर दें। अगर पाइप क्रिएट हो गया तो आपको समथिंग ग्रेटर दैन 0 वैल्यू जो है ना वो रिटर्न हो जाएगी। अगर पाइप क्रिएट नहीं हुआ तो -1 आ जाएगा। एरर के केस में आप जो है ना वो इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि पाइप सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जो है ना वो चूँकि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, हमें जो है वो एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना है, तो हम जो है ना वो फोक सिस्टम कॉल को यूज़ करेंगे, जो कि हमें चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करने में मदद करेगा। फोक जो है वो आपको रिटर्न करता है PID। और अगर जिन स्टूडेंट्स को आइडिया है फोक कैसे ऑपरेट करता है, तो उनको पता होगा कि फोक जब भी एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ पर वो अपने जो PID_T टाइप का जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं उसमें 2 वैल्यूज़ रिटर्न करता है, ग्रेटर देन 0 फॉर पेरेंट एंड 0 फॉर चाइल्ड। तो एक दफ़ा जो है वो ls_PID में जो है वो 0 वैल्यू रिटर्न होगी, और दूसरी दफ़ा जो है वो इसी वेरिएबल के अंदर समथिंग ग्रेटर देन 0 रिटर्न होगा। तो हमने जो है ना वो इन दोनों को जो है वो मैनेज करना है इन वैल्यूज़ को, इसलिए हम इसके ऊपर इफ़ एल्स इफ़ की कंडीशन लगा लेते हैं, ताकि हमें पता हो कि चाइल्ड प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा और पेरेंट प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा। तो हम इस वेरिएबल के ऊपर जो है वो अगर कंडीशन लगाएं कि इफ़ इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये है कि ये चाइल्ड प्रोसेस की कंडीशन है। अब हम करना ये चाह रहे हैं कि अब हम अपनी कमांड को अगर दोबारा देखें तो हम ये चाह रहे हैं कि पेरेंट जो है वो चाइल्ड क्रिएट करे, और चाइल्ड का प्रोसेस जो है ना पहले ये कमांड एग्जीक्यूट करे ls की, और जो इसकी आउटपुट है वो एक पाइप पे राइट कर दें। और फिर पेरेंट जो है वो एक और चाइल्ड क्रिएट करे, और वो चाइल्ड जो है वो इस पाइप से रीड करे इन्फॉर्मेशन को, और उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए ये वाली कमांड जो है ना वो एग्जीक्यूट करे, और जो भी आउटपुट आएगी उसको इस फाइल में डंप कर दे। यानी कि पेरेंट जो है वो सिर्फ मैनेजर का काम कर रहा है, ये सारी कमांड जो एग्जीक्यूट होंगी वो चाइल्ड प्रोसेसेस में होंगी। तो सबसे पहले हमने जो है वो ls की कमांड को अगर रन करना है तो उसके लिए हमें जो है वो पहला चाइल्ड बनाना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पर बना लिया है फोर्क करके, और हम जो है वो इसको इक्वल टू 0 इसलिए कर रहे हैं कि हम उसके चाइल्ड प्रोसेस में इस कमांड को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम जब उसके चाइल्ड प्रोसेस के अंदर आ जाएंगे, तो हम चूँकि उस पाइप पे राइट कर रहे हैं, यानी कि इस प्रोसेस में ls की कमांड एग्जीक्यूट होगी, और जो भी आउटपुट आएगी वो पाइप पे राइट की जाएगी। तो जब पाइप पे एक प्रोसेस राइट कर रहा है तो वो उस पाइप का रीड एंड को क्लोज कर देता है। तो उस पाइप के रीड एंड को क्लोज करने के लिए हमने क्लोज के सिस्टम कॉल यूज़ की है, और जिसमें हमारे पास उस पाइप का रीड एंड का डिस्क्रिप्टर है, यानी कि 0 इंडेक्स के ऊपर उसको हमने उसके अंदर एज अ पैरामीटर पास कर दिया। तो अब ये क्या करेगा कि इस चाइल्ड प्रोसेस के जो राइट एंड का डिस्क्रिप्टर है वो ओपन रहेगा, और जो रीड एंड का डिस्क्रिप्टर है वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर हम बेसिकली क्या चाह रहे हैं कि जब भी कोई कमांड, यानी कि आपको पता है कि ls की कमांड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करती है कि टर्मिनल के ऊपर आउटपुट करती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि वो टर्मिनल पे आउटपुट ना करे, बल्कि उस पाइप के राइट एंड पे आउटपुट करे जहाँ पर हम ls की आउटपुट को रीडायरेक्ट करवाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डू की सिस्टम कॉल यूज़ करनी पड़ेगी, और उस पाइप का जो राइट का डिस्क्रिप्टर है उसको हमें कॉपी करवाना पड़ेगा जो डिस्क्रिप्टर टेबल में जो आउटपुट स्ट्रीम वाला है। तो stdout_file फाइल नंबर बेसिकली वो डिस्क्रिप्टर एंट्री 1 है, जिसका हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है ना वो जिक्र किया था। तो ये डू क्या करेगा कि ये हमारे पाइप की जो राइट एंड वाला डिस्क्रिप्टर है उसको कॉपी कर देगा हम उस पर्टिकुलर इस प्रोसेस के डिस्क्रिप्टर टेबल की आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर। तो अब अगर डू 2 के बाद
अगर आप printf की स्टेटमेंट भी लिखेंगे तो printf भी जो है वो इस पाइप उसमें जो भी मैसेज होगा वो उस पाइप पे लिखा जाएगा, कंसोल पे आपको नज़र नहीं आएगा। और अगर आप ls की कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ls की कमांड भी चूँकि टर्मिनल पे आउटपुट करती है, तो वो टर्मिनल पे आउटपुट नहीं करेगी बल्कि उस पाइप के ऊपर करेगी जिसका राइट का डिस्क्रिप्टर हमने जो है ना वो यहाँ पर पास किया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब जब आपने पाइप का राइट का डिस्क्रिप्टर वहाँ कॉपी करवा दिया तो इस प्रोसेस का जो पाइप का राइट का डिस्क्रिप्टर है उसको आप क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास पाइप के राइट के डिस्क्रिप्टर की दो कॉपीज जो है ना वो बन गई हैं। एक जो डिस्क्रिप्टर टेबल की एंट्री 1 के ऊपर आपने कॉपी करवाई और दूसरी इसकी ओरिजिनल पाइप के राइट के डिस्क्रिप्टर की है। तो आप ओरिजिनल वाले को ख़त्म कर दें। आप चूँकि सिर्फ जो डिस्प्ले वाला है उसको यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए आप जो है ना वो ओरिजिनल वाले को क्लोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ वैसे अगर आप यहाँ पर नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके एंड में भी क्लोज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि अब आप जो है ना वो रेडी हैं अपनी ls की कमांड को एग्जीक्यूट करने के। तो किस यूनिक्स की जितनी भी टर्मिनल कमांड्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए exec फैमिली फंक्शन यूज़ किए जाते हैं। उसमें मल्टीपल फंक्शंस हैं तो हम उनमें से exec lp यूज़ कर रहे हैं। exec lp बेसिकली क्या करेगा, यूनिक्स की कमांड ls को एग्जीक्यूट करने में हमें मदद करेगा। सो इसका पहला पैरामीटर जो कमांड आपने एग्जीक्यूट करनी थी उसका पूरा फाइल पाथ है। दूसरा जो पैरामीटर है ये एक्चुअल कमांड है। और थर्ड, अगर इस कमांड को आप कोई पैरामीटर पास करना चाहते हैं तो आप वो पास कर सकते हैं। तो हमारे केस में ls का कोई पैरामीटर नहीं है, इसलिए हम जो है ना वो नल पास करेंगे। अब exec lp क्या करेगा, exec lp ls की कमांड को, यूनिक्स कमांड को एग्जीक्यूट करेगा और जो है वो कंट्रोल जो है वो यहाँ से फिर वापस नहीं आएगा यहाँ पर। exec lp बेसिकली exec फैमिली की जो फंक्शंस हैं, ये जो भी कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, ये आपका कंट्रोल जो है ना वो उसी कमांड मोड में चला जाता है, यानी कि टर्मिनल मोड में चला जाता है और वहाँ से कंट्रोल वापस नहीं आता। इसलिए हमने इस कमांड को जो एग्जीक्यूट करना है यूनिक्स की कमांड को, वो सेपरेट प्रोसेसेस में करना है ताकि हमारे पेरेंट का प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो exec lp जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ls की कमांड एग्जीक्यूट होगी। अब चूँकि कमांड एग्जीक्यूट हो गई है तो ये हमारा कंट्रोल जो है ना वो वहाँ पर चला जाएगा और अगर किसी वजह से कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई तो यहाँ पर एरर आ जाएगा और हमारा जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट लाइन से अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। पी एरर एक एरर मैसेज प्रिंट करेगा और अपने आप को टर्मिनेट कर देगा। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारी exec lp की कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। इसने ls की कमांड को एग्जीक्यूट किया। अब चूँकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो डिस्क्रिप्टर एंट्री में आउटपुट का जो एंट्री आउटपुट की एंट्री है उसको हमने स्वैप कर लिया था पाइप की राइट के डिस्क्रिप्टर के साथ। तो ls की जो आउटपुट है वो टर्मिनल पे आउटपुट नहीं की जाएगी बल्कि उस पाइप के आउटपुट यानी कि पाइप के राइट स्ट्रीम के ऊपर राइट की जाएगी। तो इस ls की आउटपुट जो है ना वो बेसिकली जो पाइप हमने क्रिएट किया उसके ऊपर राइट कर दी जाएगी इस मदद से। अब उसके बाद जो है वो इस चाइल्ड प्रोसेस को जो है वो ये exec lp जो है ना वो इसमें अंदर कंट्रोल रहेगा और पेरेंट के लिए जब ये फोर्क जो है वो आपका ग्रेटर दैन 0 रिटर्न करेगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और पेरेंट के लिए कंट्रोल जो है ना वो आपका इस लाइन के ऊपर आ जाएगा। अब आप जो है वो चूँकि आप पहला चाइल्ड इस पेरेंट का जो है वो ls की कमांड को एग्जीक्यूट कर चुका है और पाइप में राइट भी कर चुका है। अब आप ने जो है ना वो कोड लिखना है जो सॉर्ट कमांड का है, जो कि नेक्स्ट कमांड है, उसको आपने एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए अगेन आपको जो है ना वो फोर्क करके एक नया चाइल्ड बनाना पड़ेगा और उसको आप जो है ना वो किसी PID वेरिएबल में स्टोर कर लें। और ऑब्वियसली आपने सॉर्ट की कमांड भी किसी चाइल्ड प्रोसेस में ही करनी है, रन करनी है। तो आप जो है वो इसके ऊपर इक्वल्स टू 0 की कंडीशन का चेक लगाएंगे और जब ये ट्रू हो जाएगी तो इसका मतलब आप उसके चाइल्ड प्रोसेस में जो है ना वो आ चुके हैं। अब अगेन ये जो चाइल्ड प्रोसेस है जो भी आपने क्रिएट किया है ये उस पाइप से रीड कर रहा है, उस पाइप पे राइट नहीं कर रहा। तो अगर ये सिर्फ उससे रीड कर रहा है तो ये इसके लिए उस पाइप का राइट एंड जो है ना वो आप क्लोज कर देंगे। और दूसरा जो है ना वो आप ये करेंगे कि चूँकि ये पाइप से रीड कर रहा है तो उस पाइप का जो रीड एंड है उसकी एंट्री जो है वो आप जो है वो जो इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टर टेबल की इनपुट स्ट्रीम है उसमें जाके कॉपी कर देंगे। तो जिसका मकसद ये होगा कि जैसे आप स्कैनफ यूज़ करते हैं तो वो कमांड लाइन से इनपुट लेना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आप डूब2 को यूज़ करते हुए पाइप के रीड के डिस्क्रिप्टर को उसी प्रोसेस के डिस्क्रिप्टर टेबल में इनपुट स्ट्रीम की जगह पे रिप्लेस कर देंगे तो आपका जो ये प्रोसेस है जो जिसको अभी आपने क्रिएट किया फोर्क करके, वो कमांड लाइन से इनपुट लेने की बजाय
डेटा जो है वो उस पाइप के रीड स्ट्रीम से यानी कि रीड एंड से लेना शुरू कर देगा। तो इसके करने के बाद अब आप जो है वो चूँकि पाइप का रीड डिस्क्रिप्टर उसकी कॉपी जो है ना वो आप प्लेस कर चुके हैं अपने डिस्क्रिप्टर टेबल की एंट्री 0 में। तो आपको ओरिजिनल डिस्क्रिप्टर जैसे आपने पहले किया था उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उसके इस पर्टिकुलर प्रोसेस के रीड के डिस्क्रिप्टर को जो है ना वो अब आप क्लोज कर सकते हैं। अब उसके बाद अब आपने करना ये है कि अब आपने एलएस की जो आउटपुट है जो पाइप में लिखी गई है उसको रीड करना है और उसको आपने पास करना है सॉर्ट की कमांड के अंदर, ताकि जो है वो सॉर्ट की कमांड जो है ना वो उसको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करे और उसकी आउटपुट जो सॉर्ट की आउटपुट होगी वो किसी आउटपुट डॉट टी एक्स टी फाइल में जाके डंप कर दे। तो चूँकि हमें एक फ़ाइल चाहिए आउटपुट डॉट टी एक्स टी नाम की, तो हम जो है ना वो एक सिस्टम कॉल FREO यूज़ करते हैं जो 3 पैरामीटर लेता है। पहले ये फ़ाइल नेम लेता है जो फ़ाइल आपने क्रिएट करनी है, दूसरा उस फ़ाइल में कौन से मोड में करनी है W4 राइट, और तीसरा ये वो स्ट्रीम लेता है जहाँ से आपने जो है ना वो इस फ़ाइल का डेटा जो है ना वो पिक करना है। तो अब चूँकि हमारा जो यूनिक्स की कमांड्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करती हैं कि वो जब भी एग्जीक्यूट होती हैं वो डिस्क्रिप्टर टेबल की एंट्री नंबर 1 पे जाके वहाँ पर जो आउटपुट स्ट्रीम होती है उस पे जाके डंप करती हैं डेटा। अगर आप डिस्क्रिप्टर टेबल को दोबारा देखें तो डिस्क्रिप्टर टेबल में 1 के अगेंस्ट जो आउटपुट स्ट्रीम लिखी होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो एसटीडी आउट है। तो हम यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं सिस्टम कॉल जो कि हमसे तीसरा पैरामीटर एसटीडी आउट ले रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम इस लाइन के बाद जब भी हम कोई यूनिक्स की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो उसकी जो आउटपुट है वो चूँकि एसटीडी आउट में लिखी जाएगी, और चूँकि एसटीडी आउट में लिखी जाएगी तो ये FRE ओपन क्या करेगा, उस एसटीडी आउट से जितना भी डेटा लिखा होगा उसको लेके आउटपुट डॉट टी एक्स टी फाइल में जो है ना वो डंप कर देगा। तो ये हमने पहले सेटिंग उसकी कर ली। उसके बाद जो है ना वो अब हम एक्सिक की कमांड अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं सॉर्ट की। अब एक्सिक एलपी जो है वो अगेन सॉर्ट की कमांड जो है वो उसका पूरा पाथ लेगा, सेकंड पैरामीटर में सॉर्ट की कमांड इटसेल्फ लेगा, थर्ड में हमारी जो कि सॉर्ट की कमांड एक पैरामीटर ले रही है जो कि -r है, जिसका मतलब ये है कि रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो आप वो पास करेंगे। एंड देन अगर आपकी सॉर्ट की कमांड कोई और पैरामीटर नहीं ले रही तो आप कोमा करके नल कर सकते हैं। तो अगर कोई यूनिक्स की कमांड जो है वो पैरामीटर्स ले रही होती है तो हम उसको इस तरह जो है ना वो एग्जीक्यूट करते हैं। एक्सिक एलपी फर्स्ट में आप कमांड का नाम लिखेंगे, सेकंड में कमांड का नाम दोबारा लिखेंगे, थर्ड में आप वो पैरामीटर लिखेंगे सीक्वेंस वाइज, जिस सीक्वेंस वाइज पैरामीटर आप उस कमांड को पास करना चाहते हो। जब आप समझते हैं कि इस कमांड को और कोई पैरामीटर नहीं चाहिए तो आप लास्ट में नल पास कर देंगे। इससे ऑपरेटिंग सिस्टम को आइडिया हो जाएगा कि आपके पैरामीटर स्टॉप हो गए हैं चूँकि उसको नल मिल गया। अब एक्सिक एलपी वही करेगा कि आपका जो है वो कंट्रोल जो है वो इस टर्मिनल मोड में चला जाएगा, इस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, इसकी जो भी आउटपुट होगी वो जो है वो चूँकि हम कह चुके हैं कि इसकी आउटपुट जो है वो इस फाइल में जो है ना वो डंप करनी है। तो कंट्रोल अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ तो कंट्रोल यहाँ वापस नहीं आएगा, अगर एरर हुआ तो कंट्रोल यहाँ वापस आके ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसकी अगर ये चाइल्ड जो है वो अपना काम कर देता है सक्सेसफुली तो पेरेंट के लिए ये फोर्क जो है वो ग्रेटर दैन 0 रिटर्न करेगा। ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो पेरेंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब पेरेंट के लिए रीड और राइट जो है ना वो उनकी ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पेरेंट का रीड एंड भी क्लोज़ कर देंगे, पाइप का और राइट एंड भी क्लोज़ कर देंगे। और उसके बाद जो है ना वो फाइनल में हम वेट नल जो है ना वो उसका यूज़ करेंगे। जिनको आइडिया नहीं है उनको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पेरेंट चाइल्ड के प्रोसेस पेरेंट जब चाइल्ड का प्रोसेस क्रिएट करता है तो उसके लिए मस्ट है कि आप पेरेंट के अंदर वेट नल जो है ना वो यूज़ करें, जिसका मतलब ये है कि जब तक चाइल्ड टर्मिनेट नहीं होगा पेरेंट जो है ना वो अपने आप को टर्मिनेट नहीं कर सकता, वो वेट करता रहेगा चाइल्ड की टर्मिनेशन का, जिससे आपके ज़ॉम्बी और ऑर्फन प्रोसेसेस क्रिएट नहीं होते। तो वेट नल भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। वेट पीआईडी एक सिस्टम कॉल है जो कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस आईडी को वेट करती है, ना कि सिर्फ सारे चाइल्ड प्रोसेसेस का। तो आप इस सिस्टम कॉल को भी यूज़ कर सकते हैं। सो वेट पीआईडी पहला पैरामीटर लेता है वो प्रोसेस आईडी जिसको आप जो है ना वो इसके लिए वेट करवाना चाह रहे हैं, सेकंड पैरामीटर नल है और थर्ड आपका बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहता है। तो आपने जितने चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट किए हैं उतनी दफ़ा आपको वेट नल लगाना पड़ेगा। तो हमने चूँकि यहाँ पर 2 चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट किए हैं तो पेरेंट जो है वो 2 दफ़ा वेट पीआईडी जो है ना वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, और जब उसके दोनों चाइल्ड टर्मिनेट हो जाएंगे तो ये अपने आप को जो है ना वो रिटर्न 0 के बाद जो है ना वो दोबारा टर्मिनेट कर देगा। तो ये था इसकी कोडिंग जो कि आपको
इस पर्टिकुलर कमांड के लिए जो है ना वो लिखी जाती है, और इस कोडिंग के ज़रिए जो है ना वो आप इस यूनिक्स शेल की कमांड को जो है ना वो प्रोग्रामिंग के ज़रिए एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपने इस कोड को जो है ना वो रन करके देख लेते हैं। आपके सामने जो है ना वो ये वाली फ़ाइल है shell underscore using one pipe dot c, जिसमें मैंने वो सारा कोड जिसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसमें मैंने पेश किया हुआ है। तो इस फ़ाइल को हम पहले रन कर लेते हैं और इसकी एक आउटपुट फ़ाइल बना लेते हैं। लेट्स से टेस्ट पाइप के नाम से मैं एक आउटपुट फ़ाइल बना लेता हूँ। ये हमारी आउटपुट फ़ाइल बन चुकी है। ये कुछ वार्निंग्स जो है ना वो आएंगी, क्योंकि हम इसमें ज़ाहिर बात है कुछ पुरानी लाइब्रेरीज़ जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वार्निंग्स जो है ना वो इग्नोरेबल हैं। तो हम अगर देखना चाहें कि हमारी आउटपुट फ़ाइल जो है वो कौन सी बनी है, तो ये टेस्ट पाइप के नाम से जो है ना वो आउटपुट फ़ाइल अभी जनरेट हुई है। तो इस आउटपुट फ़ाइल को जो है ना वो अगर हम रन करें तो हमारी जो यूनिक्स की कमांड है वो इसने एग्जीक्यूट की है, जो कि ls पाइप सॉर्ट वगैरह है। तो उसकी जो आउटपुट होगी वो क्या होगी कि एक आउटपुट डॉट txt नाम की आपकी एक फ़ाइल जो है ना वो जनरेट हो जानी चाहिए। तो अब अगर हम इसको ls करते हैं तो हम देखते हैं कि ये आउटपुट डॉट txt नाम की फ़ाइल जो है ना वो जनरेट हो चुकी है। तो अब अगर हमने इसको इसके कंटेंट देख लें तो हमें इसका आइडिया हो जाएगा कि इसमें जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि हमने अपनी कमांड के ज़रिए एग्जीक्यूट करवाएगी। तो करंट डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं उनको इसने लिस्ट कर दिया है रिवर्स ऑर्डर के अंदर, क्योंकि ls की आउटपुट जो है वो सॉर्ट कमांड को जाएगी और वो इसको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर देगी। तो आप देख सकते हैं कि सब सॉर्टेड है। तो ये थी जो है वो इस प्रोग्राम की आउटपुट, और ऐसे जो है वो हम और ऐसे जो है ना वो हम यूनिक्स की शेल कमांड्स को जो है ना वो एग्जीक्यूट करवाते हैं प्रोग्रामिंग के ज़रिए। आई होप आपको जो है ना वो इस वीडियो में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि कैसे जो है वो डूप टू फोर्क और पाइप को मिलाकर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को अचीव किया जाता है, और किस तरह जो है ना वो शेल की यूनिक्स कमांड को जो है ना वो एग्जीक्यूट करवाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे जो है ना वो किसी और टॉपिक के साथ जो है ना वो आपसे दोबारा